टॉपिक किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, उसी के कॉन्टिन्यूशन में चलेगा ये टॉपिक कि आपको उसी टॉपिक में निकालना है पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, तो देखो पीक इन्वर्स वोल्टेज को सबसे पहले आप डिफ़ाइन करोगे, और डिफ़ाइन हमने कुछ इस तरह से किया है, as the peak inverse voltage is defined as a maximum voltage appearing across the rectifier diode when diode is not conducting। मतलब जब आपका डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं था, मतलब वो रिवर्स बाइसिंग में था, उस वक्त कितना मैक्सिमम वोल्टेज आपके रेक्टिफायर डायोड के अंदर आया, दैट इज़ नॉन एज पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, फिर हमने कहा इन हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इक्वल टू मैक्सिमम ट्रांसफ़र वोल्टेज वी नॉट। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जब आपने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, उस सिचुएशन में मैक्सिमम वोल्टेज जो भी डायोड के अक्रॉस आएगी उसी को हम पीक इन्वर्स वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमने कहा द वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज विद डीसी लोड करंट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ रेक्टिफायर। मतलब डीसी आउटपुट वोल्टेज का डीसी लोड करंट के साथ जो भी रिलेशन बन रहा है दैट इज़ नॉन एज रेगुलेशन। हमने कहा कि करंट की जो डीसी वैल्यू थी वो थी आई नॉट अपॉन पाई, आई नॉट को आपने लिखा वी नॉट अपॉन आर, तो यहाँ से आपने आई डी सी निकाल लिया, और परसेंटेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वी नो लोड माइनस वी लोड अपॉन वी लोड। मतलब वोल्टेज जब आपने कोई लोड नहीं लगाया था माइनस वो वोल्टेज जब आपने लोड लगाया, ये हमेशा कम होगी वी लोड, क्योंकि लोड लगाने के बाद वोल्टेज का कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, डिवाइडेड बाय वी लोड इंटू 100। ठीक है, और जब आपने कोई लोड नहीं लगाया तो ऑब्वियस है मैक्सिमम वोल्टेज आपकी रहेगी। तो इस तरह से आप परसेंटेज रेगुलेशन पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग थोड़ी सी अलग है, बाकी सब डेरिवेशन सेम चलेंगे एज दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो आपने इनपुट दिया था उसको आप फिर से वैसे ही ले लो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल की फॉर्म में। लेट दिस इज सेकेंडरी कॉइल और यहाँ पर है आपकी प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी ऐसे बनेगी और सेकेंडरी ऑपोजिट बनेगी। ठीक है, देखो ऐसे प्राइमरी ये हो गई और सेकेंडरी ऐसे, ताकि म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना से जो भी यहाँ इनपुट दो वो यहाँ आउटपुट में आपको मिल जाए। इस सिचुएशन में डिफरेंस बस ये होता है कि यहाँ पर हम दो डायोड यूज़ करते हैं, और जो हमें आउटपुट लेना होता है वो इन दोनों डायोड के बीच से लेते हैं। जैसे एक आउटपुट यहाँ से दिखा दिया और एक यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया D2 के लिए। ठीक है, इस सिचुएशन में भी क्या होगा, पहले मान लो आपने पॉजिटिव हाफ पल्स दी, पॉजिटिव हाफ के लिए ये वाला डायोड तो बन जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये वाला डायोड बनेगा रिवर्स बायस। मतलब आपको इस डायोड की कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिला पॉजिटिव हाफ। ठीक है, जब यहाँ से आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ आने से ये डायोड बन जाएगा रिवर्स बायस और ये वाला डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इस डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा और उसको हमने इस फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या दिख रहे हैं कि जब आप फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करोगे तो आपको कंप्लीट वेव के लिए डीसी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में करंट थ्रू डायोड 1 इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर टाइम 0 to t/2, और डायोड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वो करंट 0 रहेगा, लेकिन टाइम t/2 से t के लिए डायोड D1 के लिए करंट 0 और D2 के लिए माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। माइनस इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि इन रियलिटी साइन का बिहेवियर क्या होता है, 0 से t/2 में पॉजिटिव होता है और t/2 से t के लिए वो नेगेटिव बिहेवियर में आती है, पर हमारा जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो उससे अपोजिट फेज में मिल रहा है ऊपर की साइड, इसलिए हम यहाँ लेंगे माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद हर एक टॉपिक सेम मेथड से करोगे। फॉर एग्जांपल एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 0 से t/2 के लिए रख दोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस t/2 से t के लिए। इस पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर में आप यहाँ 0 पुट कर रहे थे और टॉपिक ईजी हो गया था कि एक ही टर्म आप सॉल्व कर रहे हो। इस बार आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी dt एंड dt एंड देन इस पूरे का एवरेज। मतलब जितने भी टॉपिक आपने किए उन सब के अंदर आप एक ये एडिशनल टर्म को सॉल्व करोगे और आपका फुल वेव रेक्टिफायर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ करते हैं, डायोड 1 2 3 4, और एक आउटपुट हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग देखो सेम सिमिलर मेथड से होती है। एक्चुअल में इसका रिपेल फैक्टर बहुत कम आता है क्योंकि इसमें प्योरिटी ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगी।
क्योंकि जो भी वेव आएगी, मान लो यहाँ से पॉजिटिव पल्स आई स्टार्टिंग में, तो पॉजिटिव के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस ने यहाँ तक वोल्टेज दी, ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट में मिल जाएगा। रिवर्स का मतलब यहाँ से वोल्टेज मिली नहीं तो आपको क्या है, आउटपुट मिल रहा है। देन आपके पास नेगेटिव पल्स आई, नेगेटिव पल्स के लिए ये नॉन कंडक्टिंग हो गया, ये कंडक्टिंग हो गया, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आपके ब्रिज रेक्टिफायर में एक्चुअल में हम 4 डायोड को यूज़ करके इस सिस्टम को बहुत हैवी और बल्कि बना देते हैं। इस वजह से इस डायोड को जनरली हम कम प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक और है इस यूनिट में, दैट इज़ अबाउट द फिल्टर्स। तो देखो, फ़िल्टर्स का मैं आपको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि फ़िल्टर का मतलब क्या होता है कि किसी टाइप की एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिमूव करना। हम यहाँ पर 2 तरह के फ़िल्टर डिस्कस करते हैं, एल फ़िल्टर एंड पाई फ़िल्टर, ठीक है। एल फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, जस्ट आप इस तरह से एक मतलब यहाँ पर इंडक्टर लगा दोगे और यहाँ एक कैपेसिटर लगा दोगे। और पाई फ़िल्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ भी एक कैपेसिटर, यहाँ एक इंडक्टर और यहाँ एक कैपेसिटर, पाई की शेप में और ये एल की शेप में। बेसिकली इनका काम क्या होता है, अब मान लो रेक्टिफायर में हमें ये चाहिए कि हमें आउटपुट में प्योर डीसी मिले, ठीक है। तो आपने यहाँ से वेव सिग्नल को रेक्टिफाई किया, देन आपने एक फ़िल्टर कनेक्ट कर दिया सर्किट में। अब इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल, दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज़ ओमेगा एल। फॉर अ डीसी वेव के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। क्योंकि अब डीसी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब एक्सएल 0। डीसी वेव के लिए इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब इंडक्टर अलाउ डीसी टू पास। तो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ आउटपुट में जितने भी इम्प्योरिटी कंपोनेंट मिल रहे थे एसी के, अगर आप एक फ़िल्टर लगा दोगे तो वो डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को यहाँ ब्लॉक कर देगा और डीसी को यहाँ आगे जाने देगा। अब यहाँ पर जो आपको डीसी मिली, हो सकता है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी हो एसी की, तो वो एसी इस कैपेसिटर के थ्रू ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/ओमेगा-C। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0C, तो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर ऑफर करता है, और ये कैपेसिटर डीसी के किसी कंपोनेंट को यहाँ से नहीं जाने देगा, बल्कि आपको प्योर डीसी आउटपुट में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पाई फ़िल्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही एसी कंपोनेंट यहाँ से चले जाते हैं, सबके सब डीसी कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर अगर कोई डीसी कंपोनेंट के अंदर एसी की इम्प्योरिटी रह गई तो वो इस कैपेसिटर के थ्रू एसी को ब्लॉक मतलब एसी को यहाँ से पास करवा देगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, और कंप्लीट जो डीसी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पर आप एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक भी हम डिस्कस कर देते हैं कि रेगुलेटेड आउटपुट पावर सप्लाई हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक सबसे लास्ट टॉपिक है पावर सप्लाई। ये टॉपिक आप सब थ्योरेटिकली रीड करोगे। इसके अंदर आप कंप्लीट सर्किट दिखा रहे हो कि हम घरों में कंप्लीट रेगुलेटेड डीसी आउटपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले सर्किट के थ्रू एसी आती है, एसी को हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करके अप या डाउन करवाते हैं, मतलब वोल्टेज अप करवाई या वोल्टेज डाउन करवाई। देन हम रेक्टिफायर का यूज़ करके उसको डीसी कंपोनेंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर उस डीसी में कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है तो हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, उसको प्योर डीसी में बनाते हैं। देन रेगुलेट करते हैं जीनर डायोड का यूज़ करके, और हमारे घरों में हमें रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। और देन इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे, सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए। देन आपने ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया उसको प्योर डीसी में चेंज करने के लिए। यहाँ आपने पाई फिल्टर का यूज़ किया ताकि आपको एल की कॉरस्पॉन्डिंग प्योर डीसी मिल जाए। देन आप जीनर डायोड का यूज़ कर रहे हो ताकि आपको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिले। और देन लोड रेजिस्टेंस आपका जो भी गैजेट है उसको यूज़ करके आप उस रेगुलेटेड पावर सप्लाई को अपने घरों में यूज़ कर रहे हो। तो आपको यहाँ से बुक में पावर सप्लाई का ये कंप्लीट टॉपिक रीड करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि पूरे चैप्टर का एक्चुअल में जो कंक्लूज़न था वो क्या है। यहाँ पर आपके 4th यूनिट हो गई है कंप्लीट इस सेमेस्टर की, और 1st यूनिट इस 2nd बुक की।